दिस इज चांदनी दिनानी वेलकमिंग यू टू मैग्नेट ब्रेन्स। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट एनसीईआरटी क्वेश्चंस ऑफ द चैप्टर द नेकलेस। तो बिफोर वी डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ द वंस व्हिच हैव बीन गिवन इन योर बुक, लेट्स जस्ट रीड और लेट्स जस्ट समराइज द समरी ऑफ द कंप्लीट चैप्टर। तो हमें पता है इस पूरे चैप्टर के जो मेन कैरेक्टर्स हैं, वन इज मिस्टर लॉइजल एंड वन इज मैडम लॉइजल, जिनका नाम क्या है, मटिल्डा। तो ये दोनों हस्बैंड वाइफ जो हैं, इनकी पूरी डिस्क्रिप्शन गिवन है इन दिस चैप्टर। तो आपको बहुत ही प्रॉपरली पता होना चाहिए कि हाउ डू वी राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ दीज कैरेक्टर्स, दैट वी विल ऑल्सो डिस्कस इन द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इन कैरेक्टर्स के बारे में हमें इतना पता है कि जो मटिल्डा लॉइजल हैं या मैडम लॉइजल हैं, वो एक प्रिटी और यंग लेडी हैं, और जस्ट बिकॉज वो बहुत ज़्यादा प्रिटी हैं तो वो अपनी ब्यूटी को बहुत एडमायर करती हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट शी फील्स कि उन्हें एक रिच फैमिली में बॉर्न होना चाहिए था। बट शी इज़ बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ क्लर्क्स, जहाँ पे हम कह सकते हैं सॉर्ट ऑफ एक मिडिल क्लास फैमिली में वो बॉर्न हुई हैं। बट शी थिंक्स कि मे बी अगर उनकी शादी हो जाती किसी रिच मैन से तो मे बी उनका जो ये ड्रीम है टू बी अ रिच वुमन वो फुलफिल हो जाता। बट बिकॉज शी बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली एंड शी डज नॉट हैज द मनी टू गिव डाउरी, या फिर इस तरीके से कुछ होता कि सम मैन फॉल्स इन लव विथ हर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो देयरफॉर शी ऑल्सो मैरीज अ क्लर्क, जो कि है मिस्टर लॉइजल। अब मैडम लॉइजल जो हैं वो हमेशा ही सैड रहती हैं, शी इज़ नेवर सेटिस्फाइड विथ हर लाइफ बिकॉज शी इज़ लाइक कि वो हमेशा कंपैरिजंस करती हैं। फॉर एग्जाम्पल उनकी फ्रेंड के बारे में बताया गया है कि वो जो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ती थी उसी में उनकी जो स्कूल मेट है या उनकी जो बहुत अच्छी फ्रेंड थी, दैट इज़ मैडम फॉरेस्टियर, उनके घर जाना मैडम लॉइजल को बिल्कुल पसंद नहीं था। क्यों? क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर बहुत रिच थी, तो जब भी उनके घर मैडम लॉइजल जाती थी तो वो हमेशा कंपैरिजंस करती थी कि ये बहुत ज़्यादा रिच है, उनका हाउस बहुत ब्यूटीफुल है, उनके पास बहुत अच्छा फर्नीचर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो वो ये जो कंपैरिजंस हैं इसकी वजह से कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी, कभी भी हैप्पी नहीं थी, एंड दैट्स वाई जब भी वो उनके घर से वापस आती थी शी एंड्स अप क्राइंग अ लॉट। और ये जो कंपैरिजंस वाला जो उनका सॉर्ट ऑफ नेचर था, द वे शी वॉज नेवर हैप्पी, द वे शी वॉज नेवर सेटिस्फाइड, इसकी वजह से आगे जाके उनको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। तो वन डे व्हाट हैपन्स, क्योंकि मैडम फॉरेस्टियर के जो हस्बैंड हैं ही वर्क्स एज अ क्लर्क, और वो जो है बहुत ऑर्डिनरी से पर्सन है, बट उनकी एक बहुत अच्छी क्वालिटी क्या है कि वो हैप्पी हैं, वो कंटेंट हैं अपनी लाइफ के साथ। ऐसे क्यों? क्योंकि जब वो डिनर टेबल पे बैठते हैं तो एक पॉट पाए देखकर, विच इज़ एन ऑर्डिनरी डिश, उसे देखकर भी वो बहुत खुश होते हैं कि वाओ देयर कैन बी नथिंग बेटर देन दिस। तो वो जो एक हैप्पीनेस है, वो जो सेटिस्फैक्शन है, वो बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ देयर इन मिस्टर लॉइजल बट नॉट इन मैडम लॉइजल। तो वन डे जब मिस्टर लॉइजल एक इनविटेशन कार्ड लेके आते हैं जिसमें इन लोगों को एक बॉल इवेंट या बॉल पार्टी के लिए एक इनविटेशन होता है एट मिनिस्टर्स रेसिडेंस, तो मिस्टर लॉइजल जो है बहुत हैप्पी हैं, एंड ऑल्सो वो ये हैप्पीनेस एक्सपेक्ट कर रहे थे किससे, अपनी वाइफ से, क्योंकि उनकी वाइफ को ऐसी पार्टीज में जाना या बाहर जाना ऐसे रॉयल इन्वायरमेंट में रहना बहुत पसंद था। तो वो उनको क्या लगता है कि ये सब पढ़कर, ये जो कार्ड है ये देखकर उनकी वाइफ बहुत खुश हो जाएगी, बट इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी वाइफ ये सोचने लगती है कि मैं क्या ड्रेस पहन के जाऊंगी, मेरे पास एक सूटेबल कॉस्ट्यूम भी नहीं है, सूटेबल ड्रेस भी नहीं है टू वेयर एट द पार्टी, तो आई विल नॉट गो टू दिस पार्टी एंड यू जस्ट गिव दिस कार्ड टू सम अदर कोलीग ऑफ योर्स, जिसकी वाइफ जो है ज़्यादा फिट बैठती है, यानी कि जिसकी वाइफ के पास वो कपड़े हो, ज्वेलरी हो जो कि वो इस इवेंट पे पहन सकती है। बट उनके जो हस्बैंड है दैट इज मिस्टर लॉइजल, ही इज़ अ वेरी केयरिंग पर्सन। वो चाहते तो ही कुड हैव बीन लाइक ओके लेट इट बी, वी विल नॉट गो टू द पार्टी, बट वो ऐसे हस्बैंड नहीं है, ही इज़ अ वेरी जेंटलमैन, वेरी केयरिंग पर्सन। और वो अपनी वाइफ को बोलते हैं कि ओके टेल मी कि कितने तक की आ जाएगी ड्रेस, एक सूटेबल सिंपल परफेक्ट फिट फॉर द पार्टी, ऐसी ड्रेस कितने में आ जाएगी। नाउ जो मैडम लॉइजल है, ऑब्वियसली शी इज अवेयर अबाउट हर फाइनेंशियल स्टेटस, फाइनेंशियल कंडीशंस, तो कीपिंग दैट इन माइंड शी इज लाइक कि 400 फ्रैंक्स जो हैं इसके लगभग ड्रेस आ जाएगी। नाउ मिस्टर लॉइजल जो हैं वो इतना ही अमाउंट अपने लिए गन खरीदने के लिए सेव कर रहे थे, जो कि वो नेक्स्ट समर्स में अपने फ्रेंड के साथ फ्रेंड्स के साथ हंटिंग पे जाते तब यूज़ करते। बट वो इस मनी को भी अपनी वाइफ को देने के लिए रेडी हो जाते हैं बिकॉज ही इज़ अ लविंग हस्बैंड, ही लव्स हिज वाइफ अ लॉट, और वो अपनी वाइफ की हैप्पीनेस के लिए वो 400 फ्रैंक्स उनको खुशी खुशी दे देते हैं।
नाउ शी गेट्स दी ड्रेस, तो हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, शी विल बी वेरी हैप्पी, राइट? बट ऐसा नहीं होता, बिकॉज जो लोग सेटिस्फाइड नहीं रहते, जो लोग कंपैरिजंस करते हैं अपनी लाइफ में, डेफिनेटली उन लोग को कितना भी कुछ भी मिल जाए ना, वो लोग कभी भी वो फीलिंग जो होती है ना एक हैप्पीनेस की, वो कभी भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। तो अब उनके हस्बैंड पूछते हैं व्हाट इज द मैटर, व्हाई यू आर जस्ट टेंस फ्रॉम 2 to 3 days और यू आर बिहेविंग स्ट्रेंज। तो उनकी वाइफ बोलती है आई हैव द ड्रेस बट आई डोंट हैव अ ब्यूटीफुल ज्वेलरी टू अडॉर्न माई सेल्फ। तो उनके हस्बैंड जो हैं हमेशा एक सपोर्ट उनके लिए रहे हैं, हमेशा उनके साथ ही इज़ बीन देयर इन एवरी थिक एंड थिन ऑफ हर वाइफ, तो ऑफ हिज वाइफ, तो वो जो है हमेशा उनको सजेशंस देते रहे हैं। दिस टाइम ऑल्सो ही गिव्स अ सजेशन टू हिज वाइफ कि यू कैन वेयर नेचुरल फ्लावर्स दैट वुड लुक ब्यूटिफुल एंड फैशनेबल, विच इज़ अ गुड आइडिया, राइट? बट उनकी वाइफ शी इज़ नॉट कन्विंस्ड, शी इज़ नॉट एबल टू थिंक कि एटलीस्ट मेरे पास ड्रेस तो है, मेरे हस्बैंड ने मुझे ड्रेस दी, तो उनकी खुशी के लिए मे बी आई कैन टेक दिस सजेशन, बट शी इज़ नॉट एट ऑल दैट काइंड ऑफ अ लेडी। तो वो जो है बोलती है कि नहीं आई एम नॉट कन्विंस्ड एंड आई वांट समथिंग एल्स, सम ज्वेलरी, बट मेरे पास ज्वेलरी नहीं है, तो लेट इट बी, आई नॉट गो टू द पार्टी। तो उनके हस्बैंड जो है उनको आइडिया देते हैं कि वी नेवर थॉट अबाउट इट, यू कैन जस्ट गो एंड बोरो द ज्वेलरी फ्रॉम योर फ्रेंड मैडम फॉरेस्टियर, बिकॉज शी इज रिच, तो शी कैन लेंड यू एनी ज्वेलरी। अब इस चीज़ के लिए शी इज़ वेरी हैप्पी, शी इज़ कन्विंस्ड विद दिस आइडिया एंड शी गोज टू मैडम फॉरेस्टियर। एंड मैडम फॉरेस्टियर के बारे में अब हम बात करेंगे तो वील गेट सर्टन पॉइंट्स अबाउट हर पर्सनैलिटी, कि वो बहुत अच्छी लेडी हैं। क्यों? क्योंकि जब उनकी फ्रेंड उनके पास जाती हैं ये पूछने के लिए, या फिर उनको पूरा सिनेरियो समझाती हैं अबाउट द इवेंट, अबाउट द ड्रेस, अबाउट द ज्वेलरी शी वांट्स, तो उनकी फ्रेंड जो है बहुत हैप्पीली उनको क्या बोलती हैं, ये सारी ज्वेलरी है, चूज व्हाटएवर यू वांट। तो ये जो है वो रिच लेडी ज़रूर है, बट शी इज़ नॉट लाइक द वन जिसको बहुत प्राइड अपने ऊपर बहुत ज़्यादा घमंड होता है पैसों के ऊपर, वो उस टाइप की लेडी नहीं है। शी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, और वो जो है उनको सारी ज्वेलरी दिखाती हैं। बट मैडम लॉइजल इज़ नॉट, शी लाइक्स द ज्वेलरीज ऑब्वियसली, बट शी इज़ लाइक कि कुछ और अगर हो तो आप दिखाइए। नाउ मैडम फॉरेस्टियर इज लाइक ये कबर्ड ओपन है, यू कैन जस्ट चूज व्हाटएवर यू वांट। अगेन दिस शोज दैट शी इज़ अ वेरी गुड जेंटल लेडी। तो वो जो है एक डायमंड नेकलेस चूज करती हैं मैडम लॉइजल, शी इज़ वेरी हैप्पी विद इट एंड शी जस्ट टेक्स इट, goes to the party. She's a very she's looking very pretty, very graceful, बहुत अच्छी लग रही हैं वो, full of smile, full of joy, और वो जो हैं हर कोई उनको नोटिस करता है, every man notices her in the party, everyone wants to know her name, to talk to her, तो वो बहुत खुश रहती हैं, she is a great success at the party and everything goes on well. Now they just leave the party, they go and they walk for a certain distance क्योंकि उनको कैरियज नहीं मिल रहा होता कोई। नाउ दे गेट द कैरियज, दे गो एंड दे रीच देयर अपार्टमेंट। जैसे ही वो घर पहुंचते हैं तो मैडम लॉइजल इज लाइक लेट मी टेक अ फाइनल व्यू ऑफ माई सेल्फ, लेट मी जस्ट एडमायर माई ब्यूटी, माई लुक ऑफ द इवनिंग फॉर द फाइनल टाइम, एंड शी जस्ट डज दैट। और जैसे ही वो मिरर में अपने आप को देखती हैं, शी नोटिसेस कि भाई नेकलेस जो है वो गायब है। तो शी इज़ वेरी शॉक्ड बिकॉज दैट नेकलेस वॉज समथिंग जो उन्होंने बोरो किया था। तो डेफिनेटली दिस शॉक्स एंड सरप्राइजेज बोथ हस्बैंड एंड वाइफ। और जो हस्बैंड हैं ऑब्वियसली वो बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं कि मे बी कैब में रह गया होगा, कहीं पे अगर गिरा होता तो हमें आवाज़ आ जाती। दे चेक इन एवरी एवरी कॉर्नर ऑफ द ड्रेस, हर जगह वो चेक करते हैं दी फोल्ड्स ऑफ द ड्रेस एंड एवरीथिंग, बट मिलता ही नहीं है नेकलेस। तो उनके हस्बैंड जो हैं ही अगेन ड्रेसेस हिमसेल्फ, वो अगेन जाते हैं ढूंढने के लिए नेकलेस को, बट ही डज नॉट फाइंड्स एनीथिंग। देन ही also makes a police complaint, कैब ऑफिस में जाके वो इंक्वायर करते हैं। he also gets the advertisement published कि अगर किसी को नेकलेस मिलता है तो he would pay the reward to that person, but nothing happens and what they finally decide is कि उनको एक दूसरा नेकलेस लेना पड़ेगा which can sort of replace that particular necklace। और वो जो है यही डिसीजन है ना वो गलत लेते हैं, बिकॉज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी दैट वी ऑल हैव रेड। बहुत बिगिनिंग से, बहुत जब छोटे होते हैं तब से बहुत ही ज़्यादा हम सुनते हैं ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, बट हाउ मेनी ऑफ अस फॉलो दिस। बहुत ज़रूरी है ये फॉलो करना कि कुछ भी चीज़ हो जाए सच बोल दो, दैट इज गोइंग टू वर्क। झूठ बोलोगे अगेन क्या होगा भाई, उस झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलना पड़ेगा। तो डेफिनेटली एक बहुत ज़्यादा ट्रैप बिल्टअप होता जाता है एंड यू जस्ट फॉल इनटू इट। तो ये जो है डिसीजन क्या लेते हैं कि दे वुड जस्ट रिप्लेस दिस पर्टिकुलर नेकलेस विद अनदर नेकलेस। जाते हैं एक शॉप पे, वहाँ पर एक सेम टू सेम ऑलमोस्ट दिखने वाला नेकलेस इनको मिल जाता है विच कॉस्ट अराउंड 36,000 फ्रैंक्स टू देम। दे हैड 18,000 फ्रैंक्स ऑलरेडी विद देम, और बाकी के 18,000 के लिए दे नीड टू बोरो मनी। और बहुत से लेंडर्स से ये लोग पैसे बोरो करते हैं एट वेरी हाई इंटरेस्ट, और उसको चुकाने में इनको पूरे 10 साल लग जाते हैं।
तो नेकलेस तो ये ले लेते हैं, दे गिव इट टू मैडम फॉरेस्टियर। अब मैडम फॉरेस्टियर का यहाँ पर एक और पर्सनालिटी ट्रेट आपको समझ आएगा कि मैडम फॉरेस्टियर वो बॉक्स खोल के चेक नहीं करती कि वो नेकलेस सही है या नहीं। इट मीन्स शी ट्रस्ट हर फ्रेंड एंड शी इज़ अ गुड पर्सन। वो ऐसी नहीं है कि लेट मी चेक माई नेकलेस की सही है कि नहीं है, तो शी डज नॉट डू दैट ऑल्सो। तो दिस ऑल्सो शोज अ पॉजिटिव क्वालिटी ऑफ हर पर्सनैलिटी। तो मैडम फॉरेस्टियर को नेकलेस तो मिल जाता है, बट लॉइजल्स जो है दे सफर अ लॉट फॉर अ डेकेड, फॉर कंप्लीट 10 ईयर्स। उस इंटरेस्ट को, उस डेप्थ को पे करते करते उनको 10 साल लग जाते हैं। दे शिफ्ट टू सम अदर प्लेस, बहुत एक छोटा सा रूम ले लेते हैं, वो वहाँ पर रहने लगते हैं, मेड्स को हटा देते हैं, सारे काम मैडम लॉइजल खुद कर रही हैं। शी इज़ बार्गेनिंग फॉर एवरी सो, यानी कि एक छोटी छोटी पेनी के लिए भी ऑल्सो शी इज बार्गेनिंग। दे बोथ डिड एवरीथिंग फॉर सेविंग ईच एंड एवरी पेनी दे कुड, बिकॉज दे had to pay a very big amount to the lenders. तो वो जो है क्या करते हैं, दे spend complete 10 years doing the complete household work। बहुत ज़्यादा पानी वानी भर कर लेकर आती हैं, स्टेप्स चढ़ती हैं मैडम लॉइजल, बहुत चेंज हो गई हैं वो। शी वॉज वेरी प्रिटी यंग डेलिकेट सी यंग लेडी, बट शी चेंजेस टू अ हार्ड बोला गया है एक ऑर्डिनरी जो पुअर वुमन होती है उस तरीके से शी चेंजेस। शी इज़ नो मोर वेरी ब्यूटिफुल परफेक्टली फाइन, ऐसा कुछ नहीं है। उनके बाल हो गए, ड्रेस हो गए, उनके हैंड्स हो गए, एवरीथिंग हैज़ चेंज एंड शी हैज़ बिकम लाइक एन ऑर्डिनरी वुमन। और उनके जो हस्बैंड हैं, ही ऑल्सो वर्क्स ओवर टाइम करते हैं, वो डिफरेंट काम करते हैं। इन द इवनिंग्स ही इज कॉपिंग 5 पेजेस फॉर अ पेज फॉर 5 सो, एंड ही डिड एवरीथिंग सो दैट वो बहुत ज़्यादा पैसे अर्न कर पाएँ ताकि वो डेट पे कर सकते हैं। फॉर 10 years दिस वर्क्स एंड फाइनली एट द एंड ऑफ 10 years वो ये सारे पैसे चुका पाते हैं। नाउ बिकॉज एज दे आर रिलीव्ड कि एवरीथिंग इज डन, तो मैडम लॉइजल जो है एक दिन डिसाइड करती हैं टू जस्ट गो फॉर अ वॉक टू गेट द रिलैक्सेशन। एज शी गोज आउट शी नोटिसेज अ लेडी विद अ चाइल्ड, और वो और कोई नहीं कौन होती है, उनकी फ्रेंड, दैट इज मैडम फॉरेस्टियर। तो वो मैडम फॉरेस्टियर के पास सोचती है मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ, उनसे बात करूँ कि नहीं करूँ, बट शी इज़ लाइक मुझे जाना चाहिए बिकॉज क्योंकि मैंने अब सारे पैसे भी पे कर दिए हैं और मैंने उनको नेकलेस भी दे दिया और सब कुछ उन्हीं की वजह से है, तो लेट मी जस्ट गो एंड टॉक टू द लेडी। तो वो जाती हैं उनके पास, बट क्योंकि मैडम लॉइजल जो है वो बहुत चेंज हो चुकी हैं इन दीज 10 years, तो मैडम फॉरेस्टियर इज़ नॉट एबल टू रिकग्नाइज हर। बट जब वो बताती है कि मैं मैटिल्डा हूँ या मैं मैडम लॉइजल हूँ, तो फिर उनकी फ्रेंड जो है बहुत ज़्यादा बुरा फील करती है उनके लिए कि ऐसे कैसे हो गया, हाउ यू हैव चेंज्ड, इतना ड्रास्टिक चेंज कैसे आया है इन यू। तो वो बताती है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू। She is never trying to accept the fact कि it was because of her, it was because of her that selfishness कि मुझे बहुत beautiful लगना है। Because see, if she was beautiful तो वो necklace पहने या ना पहने, she would have looked beautiful, right? but वो चीज़ जो है उनके दिमाग में कहीं ना कहीं fit नहीं होती। she is like नहीं, ज्वेलरी नहीं पहनूंगी तो beautiful नहीं लगूंगी। तो because of that fact she suffered, but she is like कि सब कुछ जो है मैडम फॉरेस्टियर की वजह से हुआ है, उनके नेकलेस की वजह से हुआ है। तो शी जस्ट टेल्स नरेट्स द कंप्लीट इंसिडेंट टू मैडम फॉरेस्टियर, एंड मैडम फॉरेस्टियर टेल्स हर समथिंग विच इज़ वेरी शॉकिंग फॉर हर कि जो नेकलेस उन्होंने वापस दिया था, दैट नेकलेस जो है वो क्या था, वो असली डायमंड्स का था, राइट। बट मैडम फॉरेस्टियर बोलती हैं कि जो नेकलेस मैंने तुम्हें दिया था दैट वाज अ फॉल्स वन, और वो 500 फ्रैंक्स से ज़्यादा का नहीं था। तो जो चीज़ 500 फ्रैंक्स की थी उसके लिए इन लोगों ने 36,000 फ्रैंक्स, उनके कंप्लीट 10 years, उनकी हैप्पीनेस, उनकी एक अच्छी लाइफ, सब कुछ सैक्रिफाइस करनी पड़ी उनको, जस्ट बिकॉज एक तो जो डिज़ायर था किसका, मैडम लॉइजल का, एंड सेकेंडली बाद में उन्होंने ऑनेस्टी के पाथ में ना चलकर झूठ बोला कि उसका हुक टूट गया है, क्लास्प टूट गया है नेकलेस का, वी विल टेक टाइम टू रिप्लेस इट, गेट इट रिपेयर्ड, और फिर उसके बाद वो उसको रिप्लेस करके दूसरा एक सब्सटीट्यूट करके दूसरा नेकलेस दे देते हैं। तो दिस वॉज द कंप्लीट स्टोरी, कंप्लीट समरी। वी गेट टू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ पर्सनैलिटी traits about these characters. So now let's answer the very first question which has been asked in this particular chapter. So the first question says, what kind of a person is Madam Loisel? Why is she always unhappy? तो मैडम लॉइजल जो है वो एक कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है, एंड शी इज़ अ वेरी यंग प्रिटी ऑर्डिनरी सी वुमन. She is born in the family of clerks, but she has very big desires or very big dreams. She is like उनको सब कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि एक लग्जूरियस लाइफ, एक कंफर्टेबल लाइफ उनको जीनी है.
शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी बॉर्न इन अ फैमिली जहाँ पे बहुत ज़्यादा पैसा हो, दैट इज शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी रिच, बट वो नहीं हो पाता, तो शी ड्रीम्स ऑफ बीइंग मैरिड टू अ रिच पर्सन, बट वो भी पॉसिबल नहीं है, तो शी गेट्स मैरिड टू एन ऑर्डिनरी पर्सन। तो ऐसे करके उनकी जो लाइफ है वो ऑर्डिनरी है, एक मिडिल क्लास फैमिली की तरह उनकी लाइफ स्टाइल है, बट शी ऑलवेज ड्रेम्ड ऑफ बिग थिंग्स, अबाउट लग्जरीज, अबाउट कम्फर्ट्स। तो इसीलिए वो कभी भी सेल्फ ये बोल सकते हैं कंटेंटेड नहीं थी, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं थी, एंड दैट्स वाई शी वॉज ऑलवेज unhappy. Clear? All right, let's read the answer. Madam Loisel is young, pretty, ordinary but discontented woman. तो she is definitely बहुत young है, बहुत pretty है, ordinary सी मतलब क्योंकि middle class family को belong करती हैं तो normal जो women होती हैं वैसी हैं, but she is a discontented. A very big thing it is. यू नीड टू बी सेटिस्फाइड इन योर लाइफ, बहुत ज़रूरी है सेटिस्फैक्शन होना, एटलीस्ट जो कुछ है उसमें तो खुश रहो, तभी तो आगे का सोचोगे। बट यहाँ क्या होता है, मैडम लॉइजल जो है, देखो अगर हम देखें कि मैडम लॉइजल की जो लाइफ थी 10 साल पहले, यानी कि जब वो सफ़र करते हैं पूरा 10 साल, उसके पहले की जो उनकी लाइफ स्टाइल थी वो फार बेटर थी। उनके पास सर्वेंट्स थे, उनके पास एक अच्छा घर था, नॉर्मल लाइफ स्टाइल चल रही थी, खाना वाना बस उनको खुद ही क्या करना है, बस खाना है, उनको नॉर्मल रहना है लाइफ में, इतने ज़्यादा काम नहीं करने पड़ते थे उनको, बट वो चीज़ें भी उनको अच्छी नहीं लगती थी। क्या होता है, इससे भी नीचे एक डाउनफॉल हो जाता है, शी ऑब्जर्व्स हर डूम, दैट इज शी हैज़ टू लीव अ लाइफ जो कि बिल्कुल भी ऐसा नहीं था कि वो सोचती थी। तो अगर वो यहाँ सेटिस्फाइड रहती जो 10 साल पहले वाली लाइफ थी, तो डेफिनेटली फिर ये लाइफ को उनको ऑब्जर्व या एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ता। तो ये जो था ना डिसकंटेंटमेंट, दैट वाज अ वेरी बिग एनिमी फॉर मैडम लॉइजल। शी ड्रीम्स ऑफ रिचेस एंड comforts, she is proud of her beauty and wants to be admired. जो वैनिटी है ना, वैनिटी का मतलब क्या होता है, जो एक बहुत एक्सट्रीम सेल्फ एडमिरेशन होता है कि भाई मैं ही सबसे अच्छा हूँ, मुझसे अच्छा तो कोई है ही नहीं। तो वो एक जो चीज़ थी ना वो मैडम लॉइजल में थी कि मैं बहुत ब्यूटीफुल हूँ और इसीलिए मुझे एक रिच फैमिली में बॉर्न होना चाहिए था। दैट इज समथिंग विच इज़ एन ईविल, वैनिटी इज एन ईविल, ये हम डिस्कस भी करेंगे इन वन ऑफ द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो यहाँ पर वो जो उनका एक था ना कि आई एम वेरी मच ब्यूटीफुल, वो बहुत ज़्यादा प्राइड था उनमें अपनी ब्यूटी को लेके, एक वही चीज़ थी जो उनको बार बार यही बोलती थी कि तुम्हें एक रिच फैमिली में बॉर्न होना चाहिए था, एंड वॉन्ट्स टू बी एडमायर्ड, एंड शी ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एडमायर्ड कि सब उन पर ध्यान दें, सब उनकी तारीफ करें। She was always unhappy as she knew her dreams could never be fulfilled. She was, बोल सकते हो aware of the fact कि उनकी जो dreams हैं, जो desires हैं, वो impractical हैं, बिल्कुल भी fulfill होने के chances नहीं हैं, फिर भी she used to be sad thinking about all these things. तो ये जो है एक जो उनका nature था कि बिल्कुल satisfied नहीं होना अपनी life में, that is something जो इतना ज़्यादा trouble उनकी life में invite करता है। She was aware that her meager resources weren't enough to satisfy her expensive desires, and all this made her unhappy and angry on her condition. तो उनको पता था कि उनके जो छोटे मोटे resources हैं, meager means very less, तो बहुत कम जो उनके resources हैं, यानी कि उनके पास बहुत कम financial stability है, तो ये सब चीज़ें उनकी dreams fulfill नहीं कर पाएगा। और यही सोच सोच के अपने घर का furniture देखकर, अपने घर की walls देखकर, comparisons कर कर वो जो है हमेशा sad और unhappy रहती थी। Clear? All right. What kind of a person is her husband? तो उनके husband is a gentleman, बहुत अच्छे husband है वो, he is a caring, a loving person, अपनी wife की खुशी के लिए वो हर चीज़ करते हैं। 400 francs उन्होंने सेव किसके लिए किए थे, अपनी गन खरीदने के लिए, बट वो बहुत खुशी खुशी अपनी वाइफ को दे देते हैं, बिकॉज उनको पता है कि उनकी वाइफ की खुशी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। सेकेंडली वो हमेशा गुड सजेशंस देते रहे हैं अपनी वाइफ को, हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया है। ऐसा नहीं था कि वो एक टाइम पे आके फ्रस्ट्रेट हो गए हों कि अब ड्रेस लेके दे दी, अब ज्वेलरी भी चाहिए, कोई सजेशंस में कन्विंस नहीं हो रहे हो, सॉर्ट ऑफ एक आर्ग्यूमेंट हो सकता था। बट उनके हस्बैंड बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, एंड दैट्स वाई ही गिव्स सजेशंस टू हिज वाइफ, और हमेशा उनके लिए उनके थिक एंड थिन, यानी कि कोई भी सिचुएशन रही हो, हमेशा उनके सपोर्ट में खड़े रहे हैं। तो डेफिनेटली उनके जो हस्बैंड हैं वो बहुत अच्छे इंसान हैं। सेकेंडली उनके हस्बैंड जो है एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी हैं, क्योंकि वो पूरा जो मनी उन्होंने बोरो किया था उसको पे करने के लिए वो एक्स्ट्रा काम करते हैं, पैसे बचाने की कोशिश करते हैं। तो डेफिनेटली वो एक हार्ड वर्किंग पर्सन भी थे। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। हर हस्बैंड मॉन्शियर लॉइजल बोल लो या फिर एम या मिस्टर लॉइजल बोल लीजिए, ऑल द थ्री थिंग्स आर करेक्ट। इज एन ऑर्डिनरी एंड एवरेज यंग मैन, नॉर्मल पर्सन है, क्लर्क है वो, तो एक उनकी नॉर्मल सी ऑर्डिनरी सी लाइफ है।
He was a small clerk in the office of the Board of Education, but he was contented with his job. Definitely वो एक clerk की position पे थे, which is not a very high position, but at least उनके पास job है, right? तो वो contented थे उसके साथ. He was satisfied कि at least I have these things जो कि उनकी wife में missing था. With great excitement, he brought a dinner invitation of a grand party for his wife. और वो बहुत खुश थे invitation लेकर आते हुए. क्यों? एक तो रीज़न ये था कि वो बहुत सिलेक्टिव सा इन्विटेशन था, सबको नहीं मिला था, ओनली सम एम्प्लॉयज़ गॉट द इन्विटेशन. एंड सेकेंडली उनकी वाइफ को ऐसी पार्टीज़ बड़ी पसंद थी, तो इसलिए वो बहुत खुश थे कि मेरी वाइफ जो है बहुत खुश हो जाएंगी. वैसे भी वो बाहर जाती नहीं है कहीं, तो शी वुड गेट दिस चांस टू गो आउट एंड लिव दैट मोमेंट जो कि वो हमेशा से डिज़ायर करती थी. तो इसीलिए वो बहुत खुश थे एंड दिस शोज कि ही लव्ड हर हिज वाइफ. However poor he might be, he was a caring husband as he gave 400 francs to his dear wife to buy a pretty dress for the party. Definitely वो एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करते हैं. 400 भी फ्रैंक्स जो हैं वो उन्होंने सेव किए थे. इसका मतलब क्या हुआ कि वो एक एक पेनी या थोड़े थोड़े पैसे करके सेव कर रहे थे अपनी गन के लिए. इट मीन्स वो अमाउंट भी उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है. बट कितने भी उनकी कैसी भी फाइनेंशियल कंडीशन हो, वो हमेशा अपनी वाइफ के लिए हर चीज़ करना चाहते थे. एंड दैट्स वाई एक प्रिटी ड्रेस खरीदने के लिए वो अपनी वाइफ को खुशी खुशी 400 फ्रैंक्स दे देते हैं. दिस मीन्स कि उनको पता था कि वो अमाउंट बहुत बड़ा है. वो चाहते तो मना कर सकते थे अपनी वाइफ को कि लेट इट बी, विल नॉट गो टू द पार्टी, या फिर तुम नॉर्मल ड्रेस पहन लो, ऐसा कुछ कर सकते थे. बट ही वॉज अ केयरिंग हस्बैंड, तो उन्होंने उनको बहुत हैप्पीली जो है 400 फ्रैंक्स दे दिए. क्लियर? What fresh problem now disturbs मैडम लॉइजल? तो उनकी दो प्रॉब्लम्स थी, राइट? पहली थी अबाउट द ड्रेस, चलो वो सॉर्ट आउट हो गई, 400 फ्रैंक्स दे दिए. शी कुड नाउ बाय अ परफेक्ट ड्रेस फॉर द पार्टी. बट सेकेंड जो चीज़ थी जो उनको ट्रबल करी थी वो क्या थी कि भाई ड्रेस तो है, बट मुझे अपने आप को अडॉर्न करने के लिए या फिर उस ड्रेस पे और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगने के लिए एक ज्वेलरी पीस नहीं है. तो वो ऑर्नामेंट या वो ज्वेलरी पीस जो है दैट वाज दी सेकेंड या फिर बोल सकते हो नेक्स्ट ट्रबल और प्रॉब्लम फॉर मैडम लॉइजल. एंड दिस इज समथिंग जो उनको बार बार डिस्टर्ब कर रहा था. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. After spending a huge amount on a beautiful dress, Madame Loisel is sad thinking about the fact that she does not have a beautiful jewelry to go with her dress. तो सब कुछ मिल जाता है, इतना ज़्यादा अमाउंट स्पेंड करके वो ड्रेस ले लेती हैं, बट अब उनका नेक्स्ट क्या वरी है भाई कि मेरे को ज्वेलरी चाहिए. इफ़ शी कुड हैव बीन एन अंडरस्टैंडिंग वुमन, तो वो ये कर सकती थी फैक्ट एक्सेप्ट, राइट, कि मेरे पास ड्रेस भी नहीं थी बट मेरे हस्बैंड ने इतना अमाउंट दिया मुझे, राइट, तो अब मुझे और ज़्यादा उनको परेशान नहीं करना चाहिए. आई शुड हैप्पीली गो टू द पार्टी. बट उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि नहीं भाई वहाँ बहुत ज़्यादा रिच लेडीज़ आएंगी, उनके बीच में मैं ऐसे लगूंगी जैसे पॉवर्टी स्ट्रिकन, यानी इतनी ब्यूटीफुल ड्रेस है बट ज्वेलरी नहीं है. तो मैं नहीं चाहती कि मैं एक ह्यूमिलिएशन वहाँ पे अपने लिए क्रिएट करवाऊँ, और इसीलिए मैं नहीं जाऊँगी पार्टी में. तो दिस ज्वेलरी पीस वॉज द अनदर कंसर्न फॉर मैडम लॉइजल. सो शी आस्क हर हस्बैंड टू पास ऑन द इन्विटेशन टू समवन एल्स. तो मैं नहीं जा रही हूँ पार्टी में, यू कैन जस्ट गिव द इन्विटेशन टू समवन एल्स. दिस वॉज अगेन द थिंग शी स्टार्टेड बिकॉज शी हैड नो ज्वेलरी पीस टू वेयर ऑन दैट पर्टिकुलर dress. Clear? All right. नेक्स्ट इज हाउ इज द प्रॉब्लम सॉल्व. तो ऑब्वियसली उनकी लाइफ में प्रॉब्लम सॉल्वर कौन है? उनके हस्बैंड, उनके सपोर्ट सिस्टम. तो उनके हस्बैंड जो हैं उनको सजेशंस देते हैं. सबसे पहले बोलते हैं कि तुम नेचुरल फ्लावर्स पहन लो, वो बहुत ज़्यादा फैशनेबल लगेंगे इन दिस सीजन. बट अगेन जो मैडम लॉइजल हैं वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं है, कन्विंस्ड नहीं है इस फैक्ट से. तो उनके हस्बैंड उनको नेक्स्ट सजेशन देते हैं कि व्हाई डोंट यू गो एंड बोरो अ ज्वेलरी पीस फ्रॉम योर फ्रेंड. और फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाती हैं एंड शी गेट्स अ डायमंड नेकलेस borrowed from her. तो ये जो सजेशंस हैं या फिर कौन सॉल्व करता है या प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है, इट्स बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, जो कि उनको सजेशन देते हैं टू गो टू मैडम फॉरेस्टियर एंड गेट वन ज्वेलरी पीस. क्लियर? ऑल राइट. Matilda Loisel's husband, Mr. Loisel, comes to her rescue. तो Matilda Loisel कौन है भाई? She is Madam Loisel, और उनके husband जो है that is Mr. Loisel, वो उनके रेस्क्यू के लिए यानी कि उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आगे आते हैं. फर्स्ट ही सजेस्ट हर टू वेयर फ्रेश फ्लावर्स. तो पहला सजेशन वो क्या देते हैं कि यू कैन वेयर नेचुरल या फ्रेश फ्लावर्स. Matilda did not like the idea. Then he advises her to borrow some jewels from her rich friend, Madame Forestier. So definitely she was not satisfied, convinced, or she did not like the idea at all. तो next idea जो देते हैं उनके husband वो क्या है? Go and borrow a jewelry piece from your friend, Madame Forestier. Thus the problem is solved as Madame Forestier lends her a beautiful diamond necklace. तो उनको finally एक beautiful diamond necklace मिल जाता है, and this is how the complete problem is solved. Clear? All right. नेक्स्ट इज व्हाट डू मिस्टर एंड मैडम लॉइजल डू नेक्स्ट. यानी कि ये क्वेश्चन पूछा गया है कि जब नेकलेस घूम जाता है उसके बाद ये लोग क्या करते हैं.
तो हमें पता है ये लोग हर एक चीज़ कोशिश करते हैं, हर एक प्रोसेस अपनाते हैं जिससे ये नेकलेस ढूंढ पाएँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हर जगह चेक करते हैं बट उनको नेकलेस नहीं मिलता। जो मिस्टर लॉइजल हैं वो हर एक ट्रैक पे जाते हैं जहाँ से भी वो रिटर्न कर रहे थे टुवर्ड्स देयर अपार्टमेंट, जब वो वापस आ रहे थे फ्रॉम द पार्टी, तो पूरा रोड पूरा ट्रैक वो चेक करते हैं बट उन्हें कुछ नहीं मिलता। देन वो पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब ऑफिस में इंक्वायर करते हैं एंड ऑल्सो एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराते हैं जिसमें वो मेंशन कर देते हैं कि जो भी पर्सन वो नेकलेस ला के देगा हम उसे रिवॉर्ड देंगे। तो ये सारी कोशिशें करते हैं बट कुछ नहीं होता। तो फिर उनके जो हस्बैंड हैं वो इनको आइडिया देते हैं किसको, अपनी वाइफ को, कि तुम एक लेटर लिख दो जिसमें मेंशन कर दो कि मुझसे क्लास्प टूट गया है नेकलेस का एंड आई वुड नीड टाइम टू रिपेयर इट एंड आई गेट इट बैक टू यू। बट तब तक भी एट द एंड ऑफ द वीक वो जब कुछ सब कुछ कर लेते हैं उनको नेकलेस नहीं मिलता। देन दे डिसाइड कि हमें एक दूसरे नेकलेस से इस नेकलेस को रिप्लेस करके, यानी कि उनको एक दूसरा नेकलेस देना पड़ेगा विच वुड एक्ट एज अ सब्सटीट्यूट ऑफ दैट नेकलेस, ताकि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो वो 36,000 फ्रैंक्स में एक दूसरा नेकलेस लेते हैं और फिर वो मैडम फॉरेस्टियर को दे देते हैं। तो दिस इज हाउ वो नेक्स्ट स्टेप्स लेते हैं टू जस्ट सॉल्व दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। When Mr. and Madam Loisel realized that the necklace went missing, they left no stone unturned and tried their best to locate the lost जूल। तो ऑब्वियसली दे नेवर लेफ्ट एनी स्टोन अनटर्न्ड, यानी उन्होंने कोई भी कोशिश जो है ऐसा नहीं था नहीं की हो, हर एक चीज़ उन्होंने ट्राई की जिससे भी वो नेकलेस ढूंढ सकते थे, बट डेफिनेटली नथिंग वर्कड आउट और उनको कोई भी जगह पे नेकलेस नहीं मिलता है। बट couldn't find it. Mr. Loisel goes back and searches for the lost necklace. When he couldn't find anything, he went to the police and cab offices and also put up an advertisement in the newspapers offering a reward to anyone who found the necklace. तो डेफिनेटली वो हर एक कोशिश करते हैं, वो जाकर हर एक जगह ढूंढते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, कैब ऑफिस जाते हैं, एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराते हैं, बट कोई भी चीज़ काम नहीं करती और उनको नेकलेस नहीं मिलता है। क्लियर? Soon after, he asked his wife to write a letter to her friend stating that the clasp of the necklace had broken and would return it once repaired. तो वो क्योंकि उनको टाइम चाहिए और ऑब्वियसली उनके फ्रेंड को ये नहीं लगे ना इतने टाइम से नेकलेस क्यों नहीं दिया इन लोगों ने वापस, तो वो क्या सजेशन देते हैं कि लेटर लिख दो और उसमें मेंशन कर दो अबाउट द क्लास्प ऑफ द necklace. This would give them some more time to find the necklace. However, all their efforts went in vain. Eventually, they bought a new diamond necklace to replace the lost one. तो सारे ही efforts जो हैं वो waste जाते हैं, they all went in vain. और फिर क्या करना पड़ता है उनको eventually, यानी कि उसके बाद उनके पास एक ही obvious रास्ता था, वो क्या था कि वो necklace जो है उसको replace करके किसी दूसरे necklace को दे दें, किसे, मैडम फॉरेस्टियर को। चाहते वो तो ऑनेस्टली जाकर कन्फेस कर सकते थे क्योंकि वो उनकी फ्रेंड ही थी, राइट? थोड़ी गुस्सा होती बट क्या होता, पता चल जाता कि वो नकली नेकलेस था। बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग सोचते हैं कि हम दूसरा नेकलेस दे देते हैं किसको, मैडम फॉरेस्टियर को। तो दिस इज हाउ ये कंप्लीट तरीके से वो सॉल्व करते हैं इस प्रॉब्लम को। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस? किस तरीके से ये नेकलेस रिप्लेस करते हैं? तो ये एक पर्टिकुलर शॉप पे जाते हैं, वहाँ पर ढूंढते हैं और उनको एक चैपलेट ऑफ डायमंड्स दिखता है जो कि सॉर्ट ऑफ सेम दिखता है जैसे कि मैडम फॉरेस्टियर का नेकलेस था। वो जो है इनको बोला जाता है कि 36,000 फ्रैंक्स का मिल जाएगा। और 36,000 फ्रैंक्स बहुत बड़ा अमाउंट है। 36,000 फ्रैंक्स जो है वो बहुत ही बड़ा अमाउंट था फॉर द लॉइजल्स। बट क्योंकि मिस्टर लॉइजल के पास उनके फादर 18,000 फ्रैंक्स छोड़ के गए थे, तो वो मनी और जो बाकी का 18,000 बचा था वो कहीं से बोरो करते हैं बहुत बड़े इंटरेस्ट पे, और फिर ये टोटल 36,000 लेके जाते हैं वो, ही गेट्स दी नेकलेस। और फिर नेक्स्ट डे मैडम लॉइजल जो है वो मैडम फॉरेस्टियर को जाके नेकलेस रिटर्न कर देती हैं। बट ये पूरा जो प्रोसेस जितना ईजी साउंड करता है उतना होता नहीं है। पूरे 10 साल लग जाते हैं उनको इस पूरे अमाउंट को पे बैक करने में। जो भी उन्होंने बोरो किया था मनी, वो सारा पैसा वापस करने में उनको पूरे 10 साल लग जाते हैं। तो दिस इज हाउ वो नेकलेस को रिप्लेस करते हैं। ऑल राइट, लेट्स रीड द आंसर। After all other efforts failed, Loisels decided to buy a new identical necklace to replace the lost necklace. सारी चीज़ें ट्राई करने के बाद उनको लगता है कि अब एक ही रास्ता है कि हमें रिप्लेस करना पड़ेगा एक दूसरे नेकलेस से। Mr. Loisel possessed 18,000 francs of his inheritance and borrowed the rest of the money from the lenders. Then the couple went to the merchant and bought a new necklace for 36,000 francs and returned it to the rightful owner. तो वो जो है इस तरीके से borrow करते हैं, आधा money inherited होता है, and this way वो इस necklace को खरीद पाते हैं and they give it to Madam Forestier. तो this is how he replace the necklace. Clear? All right.
Next question is, think about it, the very first question, the course of the Loisel's life changed due to the necklace comment. तो जैसे ही necklace lost हो जाता है या फिर वो घूम जाता है, they lose the necklace, after that definitely उनकी जो पूरी life है वो completely 100% change हो जाती है, 360 डिग्री का turn लेती है उनकी life. क्यों? क्योंकि उनका सॉर्ट ऑफ बोल सकते हो कि एक तरीके से वो पूरी लाइफ 360 डिग्री, क्यों बोली मैंने, क्योंकि इस पॉइंट पे थे वो, अब इस पॉइंट से वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है उनकी लाइफ. एंड ऑब्वियसली अब इस पॉइंट पे आने में उनको कितने टाइम लग जाएगा, 10 साल लग जाएंगे, राइट. तो टोटल एक कंप्लीट चेंज देखने को मिलता है उनकी लाइफ में. नाउ उनकी लाइफ चेंज क्यों हो जाती है, ऐसा क्या है कि हम बता सकते हैं कि डेफिनेटली उनकी लाइफ चेंज हुई है. तो जब उनका नेकलेस किसका, मैडम फॉरेस्टे का नेकलेस घूम जाता है, तो जो लॉइजल्स हैं वो पूरी कोशिश करते हैं सबसे पहले तो कि वो उस लॉस्ट नेकलेस को ही ढूंढ पाएं. बट हर एक तरीका जब वो अपनाते हैं जाकर उस रोड्स पे या ट्रैक्स पे चेक करना, पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म करना, कंप्लेन करना, कैब ऑफिस में इंक्वायर करना, देन एडवर्टीजमेंट पब्लिश कराना, हर एक चीज़ जो है वो कोशिश करते हैं. बट ऑब्वियसली कुछ भी काम नहीं करता, दे डोंट गेट एनी रिजल्ट फ्रॉम दीज थिंग्स. अब वो क्या डिसाइड करते हैं कि उनको ये नेकलेस जो है वो रिप्लेस करना पड़ेगा. तो रिप्लेस करने के लिए उनको कितने चाहिए होते हैं, 36,000 फ्रैंक्स चाहिए होते हैं वो एक नेकलेस लेने के लिए. और ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है फॉर एनी मिडिल क्लास फैमिली मेम्बर. तो वो जो है 18,000 फ्रैंक्स ऑलरेडी उनके पास थे, जो कि एक सॉर्ट ऑफ इनहेरिटेड मनी है, उनके पापा उनके लिए छोड़ के गए थे मिस्टर लॉइजल के लिए. बट जो रिमेनिंग 18,000 फ्रैंक्स है उनके लिए उनको बहुत बोरो करना पड़ता है लोगों से एट वेरी हाई इंटरेस्ट. तो वो तो उतना 18,000 तो उनको देना ही पड़ेगा वापस, बट उसके अलावा जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो कुछ भी हैं ये सब कुछ वापस लौटाते लौटाते उनको 10 साल लग जाते हैं. अब क्या क्या चेंजेस आते हैं उनकी लाइफ में, तो वो जो है अपने लॉजिंग्स यानी जहाँ पे भी उनका अकोमोडेशन था वो सब चेंज करते हैं. दे शिफ्ट टू अ रूम इन एन एटिक एंड देन उसके बाद वो सारे सर्वेंट्स सारे मेड्स को हटा देते हैं. तो इसका मतलब मैडम लॉइजल को या मटिल्डा को सारे काम खुद से करने पड़ते हैं. वो भले ही किचन के काम हो, वो घर के काम हो, पानी भर के लाना हो, देन बार्गेनिंग हो, फ्रूट्स वगैरह लाना हो, ग्रोसरीज लेके आनी हो, हर एक चीज़ खुद करती हैं. कौन? मटिल्डा. घर के छोटे छोटे जितने भी काम होते हैं वो हर एक उनको काम करना पड़ता है. ऑब्वियसली उनको बार्गेनिंग्स भी करनी पड़ती हैं, उनको एक सॉर्ट ऑफ डिस्प्यूट में पढ़ना पड़ता है, आर्ग्यूमेंट करना पड़ता है फ्रॉम शॉपकीपर्स, ताकि वो हर एक पेनी को सेव कर पाएँ. तो दिस इज़ हाउ उनकी लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी 10 साल पहले तक. शी हैड एटलीस्ट सर्वेंट्स, शी हैड अ प्रॉपर हाउस, शी हैड दैट लाइफ जहाँ पे उनको इतना ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करना पड़ता था हर एक पैसे को सेव करने के लिए, राइट. बट इनकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है और बिल्कुल ही उनकी कंडीशन ही बिल्कुल ड्रास्टिक सा चेंज जाता है उनके लुक्स में. वो बिल्कुल भी अब ब्यूटीफुल नहीं है, एक बिल्कुल पुअर ऑर्डिनरी वुमन जैसी वो दिखने लगी हैं, उनके हाथ रेड हो गए हैं. तो दिस इज़ हाउ कंप्लीटली उनकी लाइफ जो है वो चेंज हो गई है. और मिस्टर लॉइजल को क्या क्या फेस करना पड़ता है, वो जो है अब ओवर टाइम कर रहे हैं. ऑब्वियसली उनकी जॉब तो वो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ वो लेट इवनिंग्स लेट नाइट्स तक भी काम करते हैं, कॉपी करते हैं. वो डिफरेंट जो बुक्स वगैरह होती है उसको रख लेते हैं, हर एक पेज को कॉपी करते हैं. उस हिसाब से वो क्या करते हैं, हर एक छोटे छोटे पैसे वो सेव कर रहे हैं. तो दोनों की लाइफ जो है बहुत ट्रबलसम हो जाती है, बिल्कुल मिसरेबल सी लाइफ हो जाती है. और ये सब कुछ क्यों होता है, क्योंकि वो नेकलेस जो है वो घूम जाता है, राइट. तो नेकलेस के अमाउंट को पे करते करते उनको ये सारी लाइफ में चेंजेस देखने पड़ते हैं. इसीलिए डेफिनेटली जो भी उनका लाइफ चेंज हुआ है दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेकलेस. क्लियर? ऑल राइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. The Loisel's life took a major turn due to the necklace. It took them a decade to pay back the money they borrowed to buy the necklace. So it took 10 years. और जिस तरीके से 10 साल में उनकी जो कंडीशन होती है that we will read right now, तो पूरे 10 साल लग जाते हैं उनको इस डेट को पे करते करते. Their life turned upside down and everything changed for them to repay the debt. पूरी तरीके से उनकी लाइफ चेंज हो जाती है. जो एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना कभी भी मैडम लॉइजल ने, वो सब भी उनको देखना पड़ता है. They changed their apartment, sent away the maid and rented some rooms in an attic. Matilda had to cook, clean, mend, sew, bargain with the grocer and butcher to save every soul just for mere survival. और वो सारे काम उन्हें करने पड़ते हैं जो वो नहीं करती थी. बार्गेनिंग हो गई, ग्रोसरी शॉप करना हो गया, पानी भर के लाना हो गया, कुक करना हो गया, वॉशिंग करना हो गया, डिशेस का, क्लोथ्स का, एवरीथिंग शी डिड इट बाय हर ओन सेल्फ, जो कि वो नहीं करती थी बिफोर शी लॉस्ट दिस पर्टिकुलर necklace. Her husband worked until late evenings and took up odd jobs to repay their debt.
The couple led a miserable life to sustain themselves and repay the frightful debt for buying the expensive jewel. तो definitely वो 36,000 का expensive jewelry, that was the chaplet of diamonds, वो खरीदते खरीदते वो जो पैसे थे वो चुकाते चुकाते उनको 10 साल लग जाते हैं. एंड दिस इज हाउ दोनों की यानी कि लॉयजल्स की लाइफ जो है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाती है. इन दिस वे द कोर्स ऑफ द लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड ड्यू टू द नेकलेस. तो डेफिनेटली नेकलेस वॉज द रीजन जिसकी वजह से ये सारी उनको सिचुएशंस फेस करनी पड़ती हैं, ट्रबल्स फेस करने पड़ते हैं अपनी लाइफ में. तो डेफिनेटली बिकॉज ऑफ द नेकलेस द कंप्लीट कोर्स ऑफ देयर लाइफ चेंज्ड. क्लियर? Next question is, what was the cause of Matilda's ruin? How could she have avoided it? तो यहाँ पे पूछा है कि पूरी तरीके से जो एक सिचुएशन बिल्डअप होती है, किस तरीके से ये लोग अपनी लाइफ के 10 मिसरेबल ईयर्स एक्सपीरियंस करते हैं, उन सब का रीज़न क्या था, या फिर मटिल्डा के साथ जो कुछ भी होता है द वे शी एक्सपीरियंसेस वेरी बैड डेज ऑफ हर लाइफ, उन सब का रीज़न क्या है. तो ऑब्वियसली जो ये एस्पिरेशंस थे किसके, मटिल्डा के, जो वो हमेशा ही लग्जरी, हमेशा कम्फर्ट्स, बिल्कुल लग्जूरियस सी क्रॉकरी, डिनर, ये सब के बारे में सोचती थी, ड्रेसेस, ज्वेलरी, ये सब चीज़ें जो हैं, जो एस्पिरेशंस थे उनके बहुत बड़े बड़े, उसकी वजह से ऑब्वियसली ये सबसे पहला रीज़न था. सेकेंडली जो उनका रीज़न था मेन, वो था उनका अनसेटिस्फैक्शन, जो कि वो कभी भी खुश नहीं थी, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी लाइफ के साथ. दीज टू वर द रीजन्स जिसकी वजह से उनकी लाइफ में ये सब एक्सपीरियंसेस उनको करने पड़े. और ये अवॉइड कैसे कर सकती थी वो, ऑब्वियसली अगर वो हैप्पी रहती, अगर वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती हैप्पीली कि एटलीस्ट आई हैव समथिंग इन माई लाइफ एंड आई एम नॉट लाइक कि मेरे पास कोई भी प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है. बिकॉज हम देखते हैं कि किस तरीके से उनको सारे ही काम अपने आप से करने पड़ते हैं, एंड दिस वॉज नॉट समथिंग शी वॉज डूइंग बिफोर ऑल्सो. तो डेफिनेटली उनकी लाइफ फिर भी बेटर थी, राइट, मच बेटर थी एज कम्पेयर टू वॉट शी विटनेस्ड ड्यूरिंग दीज 10 years. तो डेफिनेटली वो ये सब चीज़ें अवॉइड कर सकती थी इफ़ she would have happily accepted her situation. She would have been happy and satisfied in her life. Clear? All right, let's answer this question. So Matilda's discontentment and her materialistic aspirations coupled was the cause of her ruin. She was always unhappy about her financial status and wished to be born in the midst of riches and luxuries of life. So definitely discontentment, unsatisfaction and also materialistic aspirations. ये जो materialistic चीज़ें होती हैं जैसे कि ज्वेलरी हो गई, फ्रॉक्स हो गए, जो चीज़ों की चीज़ जो है आप बोल सकते हो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती वो लाइफ में, राइट. इट इज़ द पर्सन, इट इज़ हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द हैप्पीनेस और द कंटेंटमेंट ऑफ योर लाइफ. बट शी वॉज फॉलोइंग दीज थिंग्स कि मुझे कंफर्ट्स चाहिए, मुझे लग्जरीज चाहिए, और ये सब चीज़ें जो कंपैरिजन्स थे, ये सब चीज़ें जो उनके दिमाग में बार बार आती थी, दीज टू थिंग्स वर द रीजन्स ऑफ हर ruin. She could have avoided it by learning to accept her current situation and being content with what she had. So if she would have accepted her reality, if she would have accepted her current situation, definitely she would have not faced what she did later in the story, right? तो अगर वो content रहती, satisfied रहती, happy रहती अपनी life में, तो ये सारी problems उनको face नहीं करनी पड़ती. Clear? All right. Next question is, what would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? तो पूछा गया आपको क्या लगता है कि अगर मैडम लॉइजल या मेटिल्डा जाके अपनी फ्रेंड मैडम फोरेस्टियर को बोल देती कि भाई ऐसी सी बात है, आई हैव लॉस्ट योर नेकलेस, और जाके वो ऑनेस्टली कन्फेस करती तो क्या होता. तो डेफिनेटली कोई भी चीज़ अगर आपकी खो जाती है तो आपको गुस्सा तो आएगा ही. तो मैडम फोरेस्टियर डेफिनेटली इरिटेट होती, एंग्री होती, और मे बी वो सुना देती किसको, मेटिल्डा को. बट इसी बहाने एटलीस्ट पता चल जाता मेटिल्डा को कि वो जो नेकलेस है वो मियरली 500 फ्रैंक्स का है, उससे ज़्यादा का नहीं है. तो इनके पास इतने पैसे तो थे, 18,000 फ्रैंक्स थे, 500 फ्रैंक्स देना कोई बड़ी बात नहीं थी इनके लिए एट दैट प्रेजेंट मोमेंट. क्लियर? तो वो अगर जाके कन्फेस कर देती, ऑनेस्टली जाके बता देती कि मेरा जो नेकलेस है वो मैंने घुमा दिया है, तो फिर उनको ये फैक्ट पता चल जाता कि वो पर्टिकुलर नेकलेस फॉल्स था, और फिर जो है इतनी ज़्यादा उनको परेशानियाँ नहीं देखनी पड़ती. तो वो जो एंगर होता मैडम फोरेस्टियर का वो इतना ज़्यादा नहीं होता ट्रबल मेकिंग जितने कि ये 10 साल थे. तो दिस इज व्हाट वी थिंक वुड हैव हैपेंड इफ शी वुड हैव गॉन एंड ऑनेस्टली कन्फेस्ड टू हर फ्रेंड. क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन. If Matilda could have courageously confessed to her friend
Madame Forestier about the loss of the necklace, she could have saved herself from her doom. Doom का मतलब होता है डाउनफॉल. तो वो जो एक तरीके से डाउनफॉल वो देखती हैं अपनी लाइफ में, वो जो 10 साल जो होते हैं उनकी जो लाइफ है वो यहाँ थी और वो बिल्कुल नीचे फॉल हो जाती, राइट, क्योंकि सारी फैसिलिटीज़, सारे जो कंफर्ट्स उनके पास थे वो भी छिन जाते हैं. तो डेफिनेटली उनका जो डाउनफॉल है वो अवॉइड कर सकती थी अगर वो करेजियसली जाकर ऑनेस्टली कन्फेस कर देती हैं अपनी फ्रेंड को. Her friend would have certainly got angry for the loss, but she would have come to know that it was a fake one that cost a mere 500 francs. So definitely उनकी friend क्या होती, गुस्सा होती, irritate होती, but ये जो fact था कि वो सिर्फ 500 francs का था वो पता चल जाता किसको, मेटिल्डा को. She would not have spent her husband's entire inheritance and borrowed 18,000 francs to pay for its replacement. तो पूरी जो inherited money थी 18,000 francs जो बहुत काम आ सकते थे later in their life, वो पूरे पैसे वेस्ट नहीं होते. एंड ऑल्सो वो जो बोरो करे थे पैसे इन लोगों ने 18,000 फ्रैंक्स जिसको चुकाते चुकाते 10 साल लग गए, वो भी ऐसा कुछ नहीं होता. तो वो कंप्लीटली अपनी लाइफ, अपने हस्बैंड की लाइफ जो है वैसी ही रख सकती थी अगर वो जाकर करेजियसली कन्फेस कर देती अपनी फ्रेंड के पास. क्लियर? Next, in fact, she would have saved herself and her husband from 10 long years of poverty, misery, suffering and all the trouble that they had to face to repay the frightful debt. तो जो ये बिल्कुल एक फ्राइटफुल यानी जो टेरराइजिंग बिल्कुल डेंजरस सा जो डेप्थ था, क्यों? क्योंकि 10 साल लग गए, राइट. तो वो इन पूरे 10 सालों को बचा सकती थी जो कि कंप्लीटली फिल्ड थे विथ सॉरो, मिसरी, सफरिंग्स. तो वो ऑपोजिट होता अगर वो करेजियसली जाकर अपनी फ्रेंड को बता देती. क्लियर? ऑल राइट. Next is, if you were caught in a situation like this, how would you have dealt with it? तो अगर आप इस सिचुएशन में होते कि आप अपनी किसी फ्रेंड की कोई चीज़ घुमा देते या सॉर्ट ऑफ आप मैडम लॉयजल की जगह पर होते तो आप क्या करते? तो पूरी चैप्टर पढ़ते पढ़ते हमें ये चीज़ तो समझ आ गई है कि भाई ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. सबसे पहली बात तो अपनी लाइफ में सेटिस्फाइड रहो तो ऐसी सिचुएशन ही नहीं आए. दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ होता भी है तो ऑनेस्टली जाओ, बता दो सामने वाले को कि हाँ भाई ये गलती मुझसे हुई है. क्योंकि ऑनेस्टली कोई चीज़ बोलते हो ना तो वो सिर्फ उस वक्त के लिए, थोड़ी बहुत देर तक आपको ऐसा लगता है गुस्सा देखना पड़ता है आपको या फिर कोई ट्रबलिंग सिचुएशन देखनी पड़ती है, बट लेटर जो है आप भी खुश रहते हो और सामने वाले को भी पता चल जाता है हाँ भाई ये बात है. बट अगर आप झूठ बोलते हो तो ऑब्वियसली उसको पे करने में बहुत टाइम लग जाता है और कभी ना कभी यू हैव टू पे बैक फॉर इट अगेन एंड अगेन. तो दैट्स वाई इट्स वेरी गुड, फर्स्ट ऑफ ऑल बी सैटिस्फाइड इन योर लाइफ, कंटेंट विथ योर लाइफ, बी हैप्पी. बट इफ you face this situation unfortunately, then definitely you should go and confess honestly. Clear? All right, let's answer this question. If I had been caught in a similar situation, I would have done my best not to become a victim of my own selfishness and aspirations. तो अपनी ही एक selfishness, अपने ही बड़े बड़े डिज़ायर्स, ड्रीम्स जो कि हमें पता है थोड़े इम्प्रैक्टिकल हैं, तो उसी का विक्टिम नहीं बनना चाहिए हमको. यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो सेल्फिशनेस, वो एस्पिरेशंस जो हैं आपके ऊपर बिल्कुल हावी हो जाएं और आप खुद ही ओवरकम नहीं कर पाओ अपनी सिचुएशन को और पूरा टाइम यही सोचते रहो भाई मैं बड़ा कैसे बनूंगा, मैं रिच कैसे बनूंगा, क्या करूँ मैं, कि मेरे पास सब कुछ आ जाए. क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्टीमेटली क्या करती हैं, आपको खुश नहीं होने देती लाइफ में. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सेटिस्फैक्शन और हैप्पीनेस इन दी लाइफ. हैप्पी नहीं हो तो सब कुछ, कोई भी ज़रूरी कोई भी चीज़ हो आपके पास वो वेस्ट है. क्लियर? तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि आई वुड हैव डेफिनेटली नॉट बिकम विक्टिम ऑफ माई ओन सेल्फिशनेस एंड एस्पिरेशंस. आई वुड हैव टोल्ड द ट्रुथ टू माई फ्रेंड एंड देन फेस द कॉन्सिक्वेंसेस. देखो कॉन्सिक्वेंसेस या जो भी इल इम्पैक्ट्स थे वो तो उनको वैसे भी फेस करने पड़े. ऑनेस्टली बोल देते तो भी करने पड़ते, बट पैसे तो बच जाते इतने, राइट. तो अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है या मेरे साथ कुछ ऐसा होता है कि आई हैव टू ऑनेस्टली कन्फेस समवन, तो फिर डेफिनेटली आई विल चूज द पाथ ऑफ ऑनेस्टी बिकॉज दैट्स द बेस्ट पॉलिसी. Honesty would have been the way out for me. Clear? So this is the complete answer जो आपसे value based sort of में भी पूछा जा सकता है कि if you would have been Madame Loisel, how this story would have changed according to you. Clear? All right. Next is talk about it. The characters in this story speak in English. Do you think this is their language? What clues are there in the story about the language its characters must be speaking in? तो जब हम ये स्टोरी स्टार्ट कर रहे थे तभी मैंने आपको बता दिया था कि ये स्टोरी फ्रेंच में लिखी गई है एंड देन लेटर इट वॉज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश. तो डेफिनेटली इसमें इंग्लिश में बातचीत नहीं कर रहे हैं ये लोग, ये ट्रांसलेटेड वर्जन है.
प्रूव कैसे कर सकते हो? जिस तरीके से यू नो एम दैट इज फॉर मिस्टर और मॉन्शियर एंड MME दैट इज फॉर मैडम, ऐसे जो प्रिफिक्सेस यूज किए गए हैं वो बताते हैं। सेकेंडली जो प्लेसेस के नाम बताए गए हैं यहाँ पर, वो शॉप जहाँ से ये लोग नेकलेस खरीदते हैं, वो जो पार्क का नाम है जहाँ पे वॉक करती हैं कौन, मैडम लॉइजल, ये सब भी बताते हैं कि वो फ्रेंच में लिखा गया है पूरा चैप्टर। एंड ऑल्सो जिस तरीके से एक मिनिस्टर का नाम भी गिवन है इन द इन्विटेशन कार्ड, दैट ऑल्सो प्रूव्स कि ये एक फ्रेंच लैंग्वेज में रिटन स्टोरी है एंड इट्स बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। क्लियर? ऑलराइट, लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन। दो द कैरेक्टर्स स्पीक इन इंग्लिश, इट इज नॉट देयर लैंग्वेज। यहाँ पे भले ही हमको दिख रहा है कि वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, बट दिस इज ट्रांसलेटेड वर्जन। क्लियर? बट ये उनकी लैंग्वेज नहीं है। Guy de Maupassant, that is the author of the story, wrote the story in French and it was translated into English. There are many pointers in the text that indicate the French origin of the characters, such as the salutations used before the surnames of characters such as Monsieur, Madame Loisel, Madame Forestier and George Ramponneau. तो ये जो सारे salutations use किए गए हैं, MME, ये सब क्या बताते हैं कि definitely ये एक French story है. Next, the minister's name and also besides the words used to denote currency such as franc and so, सबसे बड़ी चीज़ जो है जो monetary unit बताई गई है, that also tells कि franc और so क्या हैं, ये monetary units हैं फ्रांस की, तो ये भी बताते हैं कि ये लैंग्वेज जो है वो फ्रेंच है और डेफिनेटली इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी ये स्टोरी। क्लियर? ऑलराइट। Then the location of the shop was at Palace Royal and Champs-Élysées that point out the French origin and history of the characters in the story. तो completely एक sort of general question है आपके लिए कि ये पूरी story जो है फ्रेंच में लिखी गई थी and it was translated into English. There are subtle pointers जो कि हम prove कर सकते हैं कि हाँ this is the fact that we are saying. Clear? All right. नेक्स्ट इज ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। इसके बारे में बात कीजिए तो ऑब्वियसली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। दिस इज समथिंग जो कोई भी डिसअप्रूव नहीं होगा इस पॉइंट से कि जो लोग सच बोलते हैं ऑब्वियसली उनको ऐसा लगता है कि रिजल्ट्स धीरे धीरे मिलते हैं, बट फाइनली वो लोग खुश रहते हैं, कंटेंटेड रहते हैं, ट्रबल नहीं होता उनके दिमाग में अरे भाई अब क्या होगा अब क्या होगा। बट जो लोग झूठ बोलते हैं, सबसे पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, सेकेंडली कभी खुश नहीं रहते, सेटिस्फाइड नहीं रहते और उनके दिमाग में चलता रहता है कि अब क्या होगा, मैंने झूठ बोल दिया, मैं पकड़ा गया तो, राइट। तो डेफिनेटली जो लोग झूठ बोलते हैं उस वक्त के लिए बच जाते हैं, बट लेटर बहुत ज़्यादा कॉन्सिक्वेंसेस फेस करते हैं, और जो लोग सच बोलते हैं उनको उस वक्त के लिए मे भी उन्हें कुछ फेस करना पड़े, बट लेटर इन द लाइफ दे आर हैप्पी एंड दे आर लाइक वी आर ओके। क्लियर? तो honesty is the best policy. You should always choose the path of being honest because this honesty has always resulted into downfall. Clear? All right. Let's elaborate this statement. Honesty is definitely the best policy. Falsehood and hypocrisy seem very attractive and rewarding at first. Definitely झूठ बोल के लगता है कि चीज़ें मिल जाती हैं बिगनिंग में, बहुत रिवॉर्डिंग होती हैं ये चीज़ें कि झूठ बोल लो, उल्लू बना लो किसी को, ट्रिक करके किसी को भी बेवकूफ़ बना लो, तो ये सब चीज़ें जो हैं डेफिनेटली रिवॉर्डिंग होती है इन दी बिगनिंग, बट लेटर जो है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो फेस करने ही पड़ते हैं। बट अ पर्सन हु फॉलोज द पाथ ऑफ फॉल्सहुड इज लाइकली टू लीड अ लाइफ ऑफ मिसरी, सफरिंग एंड ग्लूम। तो बिल्कुल टेंशन, ट्रबल, मिसरी, ग्लूम, ये सब चीज़ों को ही एक्सपीरियंस करते हैं जो लोग फॉल्सहुड के पाथ पे या डिसऑनेस्टी के पाथ पे वॉक करते हैं। An honest person, on the contrary, might face difficulties in life at the beginning, but ultimately the person gets all the happiness that he deserves. तो definitely जो honest person होता है, beginning में obviously उसको कुछ problems face करनी पड़ती हैं सच बोलने की वजह से, but later वही होता है जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है अपनी life में, not a person जो कि dishonest था। Therefore, honesty is the ultimate choice to lead a life of contentment, harmony and eternal happiness. तो एक always बोल सकते हो continuous happiness, continuous contentment, और वो सब जो खुशियाँ होती हैं वो तभी मिलती हैं जब आप honesty को choose करते हो, not dishonesty. Clear? All right. We should be content with what life gives us. तो obviously जो अभी तक बात करते हुए आए हैं कि अगर जो चीज़ हमारे पास है उसमें अगर हम satisfied रहते हैं, content रहते हैं कि भाई at least we are thankful कि we have got this, तो फिर आगे का सोच सकते हो, आगे इम्प्रूव कर सकते हो। बट इफ़ यू आर लाइक कि भाई मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास वो भी नहीं है, मुझे वो भी चाहिए, और ये जो है उसके बारे में तो आपको बिल्कुल वैल्यू ही नहीं है, तो क्या होगा, जो ऑलरेडी है उसको भी इंजॉय नहीं कर पाओगे, और ऑब्वियसली जो आगे का सोच रहे हो वो मिलना मुश्किल है तो वो भी नहीं मिलेगा, तो वहीं रह जाओगे अल्टीमेटली बिल्कुल अनहैप्पी से, सैड से। तो अगर कंटेंट रहते हो, सेटिस्फाइड रहते हो लाइफ में, मैडम लॉइजल की तरह बिहेव नहीं करते हो, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ जो है वो ब्यूटीफुल होने वाली है। बट इफ़
you just keep on thinking of the things you don't have and you don't value what you have, definitely you lose both the things. तो आप ना यहाँ के रहोगे ना वहाँ के रहोगे, you will be like standing stationary in between, just being sad and unhappy. Clear? All right, let's elaborate this statement. Yes, we should be at peace and content with what life gives us. Every person in this world is born in different conditions and this is something जो कि हमें accept कर लेना चाहिए कि हर कोई एक different condition में born हुआ है. इफ़ आई एम लाइक कि मेरे पास ये चीज़ें नहीं हैं, तो मुझे ये भी देखना चाहिए कि कुछ लोग हैं जिनके पास वो भी नहीं है जो मेरे पास है, राइट? तो अगर हम वो चीज़ें देख सकते हैं कि एटलीस्ट वी हैव सम थिंग्स विच पीपल डोंट हैव, तो फिर और ज़्यादा आपको कंटेंटमेंट या हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी एंड देन यू विल ट्राई टू डू समथिंग फॉर देम. अगर आप वो ऊँची ऊँची चीज़ों के बारे में सोचते रहोगे तो जो आपके पास है ना वो खुद यूज़ कर पाओगे ना किसी की मदद कर पाओगे एंड अल्टीमेटली सब कुछ क्या जाएगा, वेस्ट जाएगा. Some are born rich and with all comforts, name and fame. On the other hand, there are some who are born in suffering and poverty, which makes it difficult for them to survive. तो कुछ लोग होते हैं जिनको सब मिलता है, बहुत अमीर घर में पैदा होते हैं, नेम फेम एवरीथिंग दे गेट, और कुछ लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ सफरिंग्स, पॉवर्टी, गरीबी, ये सब विटनेस करना पड़ता है. One, however, must learn to live within one's means and be content with what one has. A person can try to improve his financial position through honest means and eventually can be happy with how he manages his life peacefully. तो देखो हम लाइफ में क्यों कुछ भी हासिल करना चाहते हैं? Because we want to be at peace, satisfied होना चाहते हैं कि कुछ किया लाइफ में, right? तो जो है उसी में अगर satisfied नहीं हो तो आगे जाके क्या ज़रूरी है आप उसमें satisfied हो जाए जो आपको मिल जाए, right? हो सकता है once you get that thing तो आपको लगे कि नहीं भाई अब इसके आगे का जो है वो मुझे चाहिए, इसमें क्या होगा, ठीक है? तो जब अगर आप पीसफुली सीख जाते हो जीना अपनी लाइफ में, जो कुछ है उसे एक्सेप्ट कर लेते हो सबसे पहले, फिर ही आगे का इम्प्रूव करने का सोचोगे. डेफिनेटली यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि जो कुछ है उसमें इतने सेटिस्फाइड हो जाओ कि आगे बढ़ने का सोचो ही नहीं. जो कुछ है एटलीस्ट पहले उसमें तो सेटिस्फाइड हो जाओ, उसमें तो एक एक्सेप्टेंस ले आओ उस चीज़ से रिलेटेड, फिर उसके बाद यू शुड ट्राई डेफिनेटली टू वर्क honestly and right means use करके कि you improve that condition. Clear? So with this we come to an end of NCERT questions of this particular chapter, The Necklace. I hope ये story इतनी interesting है तो आपको समझ आई होगी and also ये story आपको बहुत big lessons of life सिखाती है and definitely I have learned a lot from this and you would have also gained something from this chapter. So now we will discuss different extract based questions in the next video. Till then take care of yourself और इस topic की notes की link आपको description box में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.